तो देखिए, शुरुआत करेंगे इस समय की बड़ी खबर से। बड़ी खबर अमेरिका से, जहां पर पीएम मोदी और अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के बीच देर रात करीब 12:45 पहली मुलाकात हुई है। कमला हैरिस और पीएम मोदी की मुलाकात में पाकिस्तान के आतंकवाद का मुद्दा भी उठा है। बैठक में आतंकवाद का मुद्दा उठा तो कमला हैरिस ने खुद कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद में शामिल है और वहां आतंकी संगठन काम करते हैं। व्हाइट हाउस में दोनों नेताओं के बीच करीब 1 घंटे तक कई मुद्दों पर चर्चा हुई। कमला हैरिस ने कोरोना के दौरान भारत के उठाए कदम, अंतर्राष्ट्रीय मदद और वैक्सीनेशन की तारीफ की। पीएम मोदी ने भी कोरोना काल में मदद के लिए अमेरिका का शुक्रिया कहा। ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। मोदी और कमला हैरिस की मुलाकात में आतंकवाद का मुद्दा उठा, जिसमें कमला हैरिस ने पाकिस्तान को लेकर कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद में शामिल है, पाकिस्तान में आतंकी संगठन सक्रिय है। पीएम मोदी की अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात आज भारतीय समय के मुताबिक रात 8:30 बजे व्हाइट हाउस में मिलेंगे दोनों नेता। करीब घंटे भर तक चलेगी शिखर वार्ता। पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन की मुलाकात में व्यापार, सुरक्षा और आतंकवाद पर होगी बात। तालिबान पर नकेल कसने और जवाबदेही के लिए कई एजेंडे पर जोर। अमेरिका बनेगा भारत की अगुवाई वाले इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हिस्सा। पीएम मोदी और राष्ट्रपति बाइडेन के बीच बैठक के बाद औपचारिक ऐलान संभव। वॉशिंगटन स्थित व्हाइट हाउस में आज शाम को ही क्वाड सम्मेलन होगा। ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत और अमेरिका के शासन प्रमुख शामिल होंगे। सूत्रों के अनुसार चीन और पाकिस्तान को लेकर बात होगी। ड्रोन से लेकर 5G तकनीक में क्वाड के सहयोग से होगी चीन की नाकेबंदी। बाइडेन की अगुवाई में क्वाड नेताओं की पहली रूबरू बैठक में हिंद प्रशांत क्षेत्र में नई तकनीकी साझेदारी मजबूत करने पर भी चर्चा होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और पीएम मोदी की मुलाकात को लेकर वॉशिंगटन में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। व्हाइट हाउस के आसपास बाइक और साइकिल से गश्त लगाते दिखे पुलिस वाले। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और पीएम मोदी की मुलाकात में दिखी जबरदस्त दोस्ती की झलक। पीएम मोदी ने कोरोना की दूसरी लहर के दौरान मदद के लिए अमेरिका का शुक्रिया अदा किया, तो कमला हैरिस ने भी कोरोना से जंग में भारत की कोशिशों को सराहा है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने लोकतंत्र पर खतरे का हवाला दिया। उन्होंने भारत और अमेरिका के कंधों पर आई जिम्मेदारी का जिक्र किया। पीएम मोदी ने कमला हैरिस को भारत आने का न्योता भी दिया। अमेरिका में प्रधानमंत्री मोदी ने 5 बड़ी कंपनियों के सीईओ से मुलाकात की। पीएम मोदी ने कहा कंपनियां पीएलआई योजना का लाभ ले सकती हैं। कंपनियों ने भी भारत में निवेश पर रुचि दिखाई है। क्वालकॉम के सीईओ क्रिस्टियानो ओमान ने पीएम मोदी से मुलाकात की। पीएम मोदी ने भारत में व्यापार के अवसरों पर जोर दिया। क्रिस्टियानो ने कहा कि भारत में निवेश की काफी संभावनाएं हैं। एडोबी के सीईओ शांतनु नारायण भी पीएम मोदी से मिलने के लिए पहुंचे। दोनों के बीच डिजिटल शिक्षा समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। शांतनु ने कहा भारत में विस्तार को लेकर पीएम मोदी के विचार जानकर खुशी हुई। फर्स्ट सोलर के सीईओ मार्क विडमर और पीएम मोदी के बीच भारत में सोलर निर्माण को लेकर बातचीत हुई। साथ ही विडमर ने जलवायु परिवर्तन पर भारत की पहल की भी तारीफ की। ब्लैकस्टोन के सीईओ स्टीफन एलन से भी पीएम मोदी की हुई मुलाकात। बैठक के बाद बोले स्टीफन एलन, भारत में निवेशकों के लिए बहुत ही अनुकूल सरकार है। जनरल एटॉमिक्स के सीईओ विवेक लाल भी पीएम मोदी से मिले। नई तकनीक का उपयोग कर भारत में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को आगे बढ़ाने पर चर्चा हुई। विवेक लाल बोले, ये एक बेहतरीन बैठक थी। प्रधानमंत्री मोदी का कल संयुक्त राष्ट्र महासभा को करेंगे संबोधित। सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की पैरवी करेगा भारत। वाराणसी में गंगा घाट पर पीएम मोदी और अमेरिकी झंडे की तस्वीरों के साथ हुई विशेष आरती। पीएम के सफल अमेरिका दौरे की कामना की गई। तालिबान को यूएन में शामिल करने की मांग पर अमेरिका का दो टूक जवाब। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जेड तराड ने कहा कि पहले मानवाधिकार पर अपने वादे पूरे करे तालिबान। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और अहम खबरें आप तक पहुंचाएं तेज रफ्तार। महंत नरेंद्र गिरी मौत मामले की जांच आज शुरू कर सकती है सीबीआई। 5 सदस्यों की सीबीआई टीम प्रयागराज पहुंची। टीम ने केस की पूरी जानकारी और एफआईआर की कॉपी हासिल की। महंत नरेंद्र गिरी मौत मामले में तीसरे आरोपी संदीप तिवारी को भी 14 दिनों के लिए जेल भेजा गया। आद्या तिवारी का बेटा है संदीप।
नरेंद्र गिरी के पढ़े लिखे होने का सबसे बड़ा सबूत सामने आया। प्रयागराज के जिस स्कूल में वो पढ़े थे वहां का रिकॉर्ड प्रिंसिपल ने दिखाया। सीनियर ने बताया नरेंद्र गिरी हॉकी के खिलाड़ी भी थे। महंत नरेंद्र गिरी की मौत से उनके दोनों कुत्ते भी दुखी। ड्राइवर दुर्गेश ओझा के मुताबिक महंत की मौत के बाद से किसी ने दोनों ने ही खाना नहीं खाया। उन्हें पूरे आश्रम में फिलहाल लोग ढूंढ रहे हैं। एबीपी न्यूज ने नरेंद्र गिरी और आनंद गिरी के बीच विवाद की पड़ताल की। जिस जगह महंत नरेंद्र गिरी ने आत्महत्या की उसी के पास की जमीन को लेकर दोनों में अनबन चल रही थी। नरेंद्र गिरी मामले में लेटे हनुमान मंदिर पर वर्चस्व लड़ाई की बात सामने आई। महंत ने 8 महीने पहले आदित्य तिवारी को मंदिर से डांटकर भगा दिया था और 2 महीने पहले फूल माला की दुकान से संदीप की कमाई बंद करा दी थी। नैनी जेल में बंद आनंद और आदित्य तिवारी को मिलेगी कड़ी सुरक्षा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही कोर्ट में होगी पेशी। आनंद गिरी ने जेल में जान को खतरा बताया था। अयोध्या के संत रामविलास वेदांती ने नरेंद्र गिरी मौत मामले में उठाए कई सवाल। कहा चारों ओर से फाटक बंद था, वहां वायु श्रेणी के सुरक्षा वाले थे, फिर बाहरी लोग कैसे आ गए, अंदर से फाटक आखिर कैसे बंद हुआ। प्रयागराज के जीआरपी के पूर्व आईजी आरएन सिंह का महंत नरेंद्र गिरी पर बड़ा आरोप। कहा उन्होंने मठ की बहुत सारी जमीन बेची है, जमीन बेचकर मठ और हनुमान जी के चढ़ावे का बंदरबाट किया। पंजाब के नए सीएम चरणजीत सिंह चन्नी दिल्ली में राहुल गांधी से मिले। आज हो सकता है नए मंत्रिमंडल का ऐलान। देर रात 10 बजे से 2 बजे तक राहुल गांधी के घर चली चर्चा। हरीश रावत और केसी वेणुगोपाल भी बैठक में शामिल रहे। पंजाब के कपूरथला के दौरे पर नए सीएम चन्नी ने भ्रष्टाचार पर किया वार। बोले भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं होगा, जो रिश्वत मांगे उसे पकड़कर मुझे फोन करे, मेरा फोन हर वक्त ऑन रहता है। सीएम चरणजीत सिंह चन्नी सुरक्षा के तामझाम पर भी बोले। 1000 सुरक्षाकर्मी लगाए गए हैं, मुझे कौन मारेगा, मैं सुखबीर बादल थोड़ी ही ना हूं। कहा कमरे जितनी बड़ी गाड़ी दी गई, ये 2 करोड़ की गाड़ी भी नहीं चाहिए। सिद्धू के खिलाफ बयान पर कांग्रेस ने दी कैप्टन अमरिंदर को नसीहत। कहा बड़े बुजुर्ग बदले की बात नहीं करते। राहुल प्रियंका को अनुभवहीन बताने वाले बयान पर फिर से करें विचार। कांग्रेस की नसीहत पर कैप्टन अमरिंदर सिंह बोले, हां राजनीति में गुस्से के लिए कोई जगह नहीं होती, लेकिन क्या कांग्रेस जैसी इतनी पुरानी पार्टी में अपमान और परेशान किए जाने के लिए जगह है। पंजाब में कैप्टन की करीबियों पर गिरी गाज। मुख्य सचिव विनी महाजन को हटाया गया। कैप्टन की पसंद थी विनी। डीजीपी दिनकर गुप्ता का भी किसी भी वक्त हो सकता है ट्रांसफर। और अब कुछ और अहम खबरों पर नजर डाल लेते हैं। यूपी के महाराजगंज में महंत अवैधनाथ की प्रतिमा का अनावरण आज। सीएम योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे अनावरण। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के बीजेपी मुख्यालय में पीएम मोदी के जीवन पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और अनुराग ठाकुर भी मौजूद रहे। यूपी के संभल में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने योगी के मंच का शुद्धिकरण किया। जनसभा वाले मंच पर गंगा जल छिड़का। 8 से 10 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। मंगलवार को योगी ने कैला देवी में की थी जनसभा। मायावती ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा बीजेपी की डबल इंजन सरकार सिर्फ जुमलेबाजी। यूपी में प्रति व्यक्ति आय न बढ़ने के रिजर्व बैंक के ताजा आंकड़े ही योगी सरकार की पोल खोल रहे हैं। कासगंज में भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर का बड़ा बयान। कहा नरेंद्र गिरी की मौत के पीछे सत्ता के लोगों का हाथ। यूपी की निकम्मी और भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ना बेहद जरूरी। पीएम मोदी का लखनऊ दौरा टला। अब अक्टूबर के पहले हफ्ते में लखनऊ जा सकते हैं पीएम। पहले 28 सितंबर को लखनऊ जाने का कार्यक्रम था। यूपी के पीलीभीत में बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने किसानों के साथ गुरुद्वारे में प्रार्थना की। जनसभा के संबोधन में किसानों के साथ खड़ा रहने की बात कही। यूपी के पूर्वांचल में कांग्रेस को बड़ा झटका। पूर्व विधायक और पूर्वांचल के बड़े नेता ललितेश पति त्रिपाठी का प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा। यूपी में अल्पसंख्यक कांग्रेस का आज से संकल्प पत्र वितरण अभियान। पार्टी की 16 सूत्रीय संकल्प पत्र को हर मुस्लिम मोहल्ले तक पहुंचाने की कोशिश। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज कर्नाटक विधानमंडल दल के सदस्यों को संबोधित करेंगे। लोकतंत्र, लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा पर रखेंगे अपने विचार।
पीएम मोदी और अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के बीच देर रात करीब 1:15 पहली मुलाकात हुई। कमला हैरिस और पीएम मोदी की मुलाकात में पाकिस्तान के आतंकवाद का मुद्दा भी उठा। बैठक में आतंकवाद का मुद्दा उठा तो कमला हैरिस ने खुद कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद में शामिल है और वहां आतंकी संगठन काम करते हैं। व्हाइट हाउस में दोनों नेताओं के बीच करीब 1 घंटे तक कई मुद्दों पर चर्चा हुई। कमला हैरिस ने कोरोना के दौरान भारत के उठाए कदम, अंतर्राष्ट्रीय मदद और वैक्सीनेशन की तारीफ की। पीएम मोदी ने भी कोरोना काल में मदद के लिए अमेरिका का शुक्रिया अदा किया। 2 अहम मुद्दे कोरोना और आतंकवाद दोनों पर चर्चा हुई कमला हैरिस और प्रधानमंत्री मोदी के बीच। पाकिस्तान में आतंकी संगठन सक्रिय हैं, ऐसा कमला हैरिस ने भी कहा और खुद कहा कि इस पर लगाम लगाना बेहद जरूरी। When the issue of terrorism came up, the Vice President Suomoto referred to Pakistan's role in that regard. She said that there were terror groups that were working there. She asked Pakistan to take action so that these groups do not impact on US security and that of India. She agreed with the Prime Minister's briefing on the fact of cross-border terrorism and the fact that India had been a victim of terrorism for several decades now, and all the need to rein in and closely monitor Pakistan's support for such terrorist groups. और इस मुलाकात पर खास बातचीत के लिए हमारे साथ वॉशिंगटन डीसी से विकास भदौरिया हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। विकास, कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई है, क्या बड़ी बातें निकलकर सामने आ रही है? जी देखिए, सबसे बड़ी बात तो यही है कि पाकिस्तान को खरी खरी इस मुलाकात के जरिए उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने सुना दी है। और देखिए, जिस तरह से लगातार अमेरिका के निशाने पर पाकिस्तान के आतंकवादी गुट हैं और पाकिस्तान जिस तरह से इन आतंकवादी गुटों को समर्थन करता रहा है, पिछले कई सालों से लगातार पाकिस्तान की जो आर्थिक सहायता से लेकर और दूसरी तरह की जो मदद है वो अमेरिका ने रोक रखी है। और अब बाइडेन सरकार आने के बाद और तालिबान के अफगानिस्तान में काबिज होने के बाद पाकिस्तान को एक उम्मीद बंधी थी कि अमेरिका का उसको सपोर्ट मिलेगा, लेकिन लगातार पिछले 1 महीने में आपने देखा है कि पाकिस्तान को अमेरिका की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका आने, वॉशिंगटन जाने और उपराष्ट्रपति से मुलाकात में ये बात सीधे उनके साथ 1-to-1 बातचीत में जब अमेरिकी उपराष्ट्रपति कह रहे हैं तो इसका मतलब सीधे तौर पर पाकिस्तान के लिए खुली चेतावनी है कि बाज आ जाओ पाकिस्तान, अपनी हरकतों से आतंकी गुटों को समर्थन देना बंद कर दो, वरना अब आपकी खैर नहीं है। विकास, आप बने रहे हमारे साथ, बहुत अहम जानकारी आप दे रहे हैं इस बातचीत में। जो तमाम अहम मुद्दे उठे उसको लेकर विकास भदौरिया हमारे सहयोगी वॉशिंगटन डीसी से पूरी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। विकास लगातार हमारे साथ जुड़े भी रहेंगे। देखिए, भारतीय समय के मुताबिक देर रात करीब 1:15 बजे कमला हैरिस और पीएम मोदी की मुलाकात हुई। मुलाकात में भारत अमेरिका के रिश्ते को लेकर क्या कुछ कहा गया वो आपको सुनवाते हैं। ये भारत और अमेरिका के रिश्तों की गर्मजोशी है। ये 2 सुपर पावर के बीच साझेदारी की गर्माहट है। अमेरिका की दोस्ती के नए आयाम के बारे में भी लगातार इसमें बताया जा रहा है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और पीएम नरेंद्र मोदी की इस ऐतिहासिक मुलाकात में न सिर्फ 2 नेताओं बल्कि 2 देशों की जबरदस्त दोस्ती की झलकियां भी नजर आती हैं। पीएम मोदी और कमला हैरिस व्हाइट हाउस के अहाते में खड़े होकर बातें कर रहे हैं। आत्मविश्वास से लबरेज प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर देश का प्रतिनिधित्व करते नजर आ रहे हैं। दोनों देशों की यही समझदारी और साझेदारी की झलक नेताओं के साझा बयान में भी नजर आई। विश्व की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी डेमोक्रेसीज के रूप में भारत और अमेरिका नेचुरल पार्टनर है। हमारे मूल्यों में समानता है, हमारे जियोपॉलिटिकल हितों में समानता है और हमारा तालमेल और सहयोग भी निरंतर बढ़ता जा रहा है। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान पीएम मोदी ने मदद के लिए अमेरिका का शुक्रिया कहा तो कमला हैरिस ने भी कोरोना में भारत की कोशिशों की जमकर सराहना की। आपने एक सच्चे मित्र की तरह बहुत ही संवेदना भरा और सहयोग का संदेश दिया था।
उस समय अमेरिका की सरकार, कंपनीज और इंडियन कम्युनिटी सभी मिलकर के भारत की सहायता के लिए एकजुट हो गए थे। COVID-19 believed जब ये महामारी शुरू हुई थी कोविड, उस समय पर भारत वैक्सीन का टीकाकरण के लिए लोगों को, दूसरे देशों को दवा देने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण स्रोत था। और जैसे जैसे भारत ने खुद इस बीमारी को, इस महामारी की में बढ़ोतरी हुई है, उसके साथ साथ उन्होंने फिर भी मदद की और अमेरिका ने उस समय पर बढ़कर भारत की काफी मदद की। मैं इस समय पर स्वागत करती हूं आपकी इस घोषणा का कि आप जल्द ही टीकाकरण के निर्यात की फिर से शुरुआत करने वाले हैं। vaccine exports. साथ ही कमला हैरिस ने लोकतंत्र पर खतरे का हवाला देते हुए भारत और अमेरिका के कंधों पर आई जिम्मेदारी का जिक्र भी किया। As democracies around the world और क्योंकि इस समय विश्व भर में गणतंत्र खतरे में है, हमारे देशों के लिए अति आवश्यक हो जाता है कि चाहे कितनी भी चुनौतियां हमारे सामने क्यों ना आएं, हम ये साबित करें कि लोकतंत्र उनकी आवश्यकताएं पूरी कर सकता है और लोकतंत्र को हमें और अधिक सुदृढ़ बनाना है। strengthen democracies at home. साझा बयान में कमला हैरिस ने कोरोना से जंग और वैक्सीनेशन को लेकर भारत की तारीफ की। वहीं दुनिया भर में आए लोकतंत्र पर खतरे का जिक्र किया। तो वहीं पीएम मोदी ने कोरोना की लड़ाई में अमेरिका की मदद के लिए शुक्रिया कहा। कमला हैरिस को भारत आने का न्योता दिया। कुछ महीने पहले आपके साथ टेलीफोन पर विस्तार से बात करने का मुझे मौका मिला था, जब भारत कोविड की दूसरी लहर से बहुत ही पीड़ित था, बड़ा संकट था। लेकिन उस समय जिस प्रकार से आत्मीयता से आपने भारत की चिंता की, जो शब्द व्यक्त किए और जो सहायता के लिए हाथ बढ़ाया, इसके लिए मैं फिर एक बार हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। भारत के लोग भी चाहेंगे कि भारत में आपकी इस ऐतिहासिक विजय यात्रा को सम्मानित करें, आपका स्वागत करें। इसलिए मैं आपको विशेष रूप से भारत आने का निमंत्रण देता हूँ। भारतीय मूल की कमला हैरिस अमेरिकी इतिहास की पहली महिला उपराष्ट्रपति हैं। भारत के इस खास कनेक्शन की केमिस्ट्री दोनों नेताओं के हाव भाव से साफ नजर आ रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से हुई तो ये कहा जा सकता है कि कमल से मिली कमला। और ये बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि कमल बीजेपी का चुनाव चिन्ह है। तो इस महत्वपूर्ण बैठक की बात कर लेते हैं। व्हाइट हाउस में यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और कमला हैरिस की मुलाकात हुई। कमला हैरिस ने भारत के टीकाकरण अभियान की तारीफ की। उन्होंने कहा कि जिस तरह से ये अभियान चलाया गया है वो वाकई में काबिल तारीफ है। और साथ ही साथ कमला हैरिस ने भारत की वैक्सीन निर्यात करने की नीति का भी स्वागत किया। कमला हैरिस से हुई मुलाकात के बाद अब सबकी निगाहें राष्ट्रपति बाइडेन और पीएम मोदी के बीच आज होने वाली मुलाकात पर है। भारतीय समय के मुताबिक व्हाइट हाउस में रात 8:30 बजे पीएम मोदी बाइडेन की द्विपक्षीय मुलाकात होगी। रात 11:30 बजे व्हाइट हाउस में ही पीएम क्वाड की बैठक में शामिल होंगे। राष्ट्रपति बनने के बाद बाइडेन पहली बार पीएम मोदी की मेजबानी करने वाले हैं और यकीन मानिए बाइडेन समेत पूरा अमेरिका ही पीएम मोदी का गर्मजोशी से स्वागत कर रहा है। अमेरिका की सड़कों पर भी इसकी गर्माहट महसूस की जा सकती है। वॉशिंगटन में जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होटल विलार्ड में ठहरे हैं, उसके ठीक दूसरी तरफ सड़क पर देखिए नजारा। अमेरिकन वेलकम्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी। और एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो है, दूसरी तरफ जो बाइडेन की। और ये भारतीय समुदाय के लोग हैं जो यहाँ पर ढोल नगाड़े ताशों के साथ यहाँ पर जमा हुए हैं, उत्सव का रंग जमा रहे हैं, मानो यहाँ पर भांगड़ा पाया जा रहा हो। बाइडेन से आज होने वाली मुलाकात से पहले वॉशिंगटन की सड़कों पर ऐसे पोस्टर बैनर वाली गाड़ियां देखी जा सकती हैं। फाइटिंग टेररिज्म ग्लोबली, सैंक्शन पाकिस्तान, इस इलेक्ट्रॉनिक बिलबोर्ड पर यह भी लिखा हुआ है। और देखिए इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर भी है। वैक्सीन की बात भी की गई है इसमें। और पीछे देखिए लॉन्ग लाइफ इंडिया एंड अमेरिकन फ्रेंडशिप। और ये देखिए यहाँ पर जो है फिर से ऊपर लिखा है सैंक्शन पाकिस्तान। ये जो वैन है लगातार यहाँ पर घूम रही है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत भी कर रही है, भारत का गुणगान भी कर रही है और भारत और अमेरिका की दोस्ती के नए आयाम के बारे में भी लगातार इसमें बताया जा रहा है।
पीएम मोदी और बाइडेन की होने वाली ये मुलाकात दोनों देशों के साथ साथ दुनिया के लिए भी काफी मायने रखती है। दुनिया में चीन की विस्तारवादी, पाकिस्तान की आतंकवादी नीति और तालिबान के सत्ता पर काबिज होने के बाद दुनिया की उम्मीदें भी इन देशों पर बढ़ गई हैं। बाइडेन से मुलाकात के बाद पीएम मोदी क्वाड यानी अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ बैठक भी करेंगे। क्वाड में चीन, पाकिस्तान और तालिबान पर नकेल कसी जाएगी। क्वाड से पहले पीएम मोदी ऑस्ट्रेलियाई पीएम मॉरिसन और तड़के 3 बजे के करीब जापान के पीएम से भी मुलाकात कर चुके हैं। और सीधा आपको एक बार फिर से लेकर चलते हैं वॉशिंगटन डीसी, जहां पर विकास भदौरिया हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास, कमला हैरिस के साथ जब मुलाकात हुई, उन्होंने पाकिस्तान पर सीधे सीधे बात की, खुलकर बात की, अपनी बात रखी कि पाकिस्तान आतंकवाद फैला रहा है। अब सवाल यह है, आज जब क्वाड की बैठक होनी है और उसके पहले जब जो बाइडेन और पीएम मोदी आमने सामने होंगे, उसमें टेररिज्म को लेकर बात होगी, चीन पाकिस्तान को लेकर बात होगी, उसमें अफगानिस्तान को लेकर बात होगी। ये तमाम अहम मुद्दे हैं। उम्मीदें किस तरह से हैं, क्योंकि साफ तौर पर भारत और अमेरिका दोनों आतंकवाद के सताए हुए हैं। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, वक्त जो है, जिस वक्त ये बैठकों का दौर शुरू हो रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है और ख़ास तौर पर भारत के लिहाज से, क्योंकि क्षेत्रीय सुरक्षा इस समय तालिबान की वजह से बहुत ज़बरदस्त खतरे में है। और ये खतरा केवल अब पूरी दुनिया समझने लगी है और अमेरिका भी समझने लगा है कि ये खतरा जो है केवल क्षेत्रीय सुरक्षा को नहीं है, ये खतरा कभी भी 7 समंदर पार अमेरिका तक पहुंच सकता है। और 2001 में WTC का अटैक इसका उदाहरण है। और यही वजह है कि अमेरिका भी इस पूरी स्थिति पर नज़र बनाए हुए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति जो बाइडेन की जब मुलाकात होगी, तो न केवल द्विपक्षीय मसलों पर बातचीत तो होनी ही होनी है, उसमें तकनीक से लेकर, वैक्सीन से लेकर, कोरोना, जलवायु परिवर्तन से जुड़े तमाम निवेश से जुड़े तमाम मसले हैं, सामरिक मसले हैं, जिन पर बातचीत होनी है। लेकिन अभी अहम मसला क्या है? अभी अहम मसला है चीन की बढ़ती दादागिरी, विस्तारवादी उसकी नीति। चीन का तालिबान को अफगानिस्तान में समर्थन, पाकिस्तान का तालिबान को अफगानिस्तान में समर्थन। और ये जो स्थिति बन रही है, जो स्थिति जो है पूरी दुनिया के लिए खतरनाक हो सकती है, विस्फोटक रूप कभी भी अख्तियार कर सकती है। उससे पहले, क्वाड की बैठक से पहले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन की बैठक में क्वाड का एजेंडा तय हो जाएगा। और इस क्वाड के एजेंडे के तहत चीन पर नकेल कसने की, उसकी घेराबंदी कर मोर्चेबंदी करने की नई यहाँ से रणनीति बनाई जाएगी और उस पर अमल किया जाएगा। ये रणनीति किस तरह से इसको आगे बढ़ाया जाएगा? क्या चीन के खिलाफ कोई आर्थिक नाकेबंदी की जाएगी? क्या चीन के खिलाफ जिस तरह से भारत ने उसके कुछ जिसको कहते हैं कि मोर्चाबंदी की थी आर्थिक रूप से, उस तरह से सीमित तरीके से उस पर आर्थिक नाकेबंदी की जाएगी, ताकि उसकी जो हरकतें उसको काबू में रखा जा सके, कंट्रोल किया जा सके। वहीं तालिबान को किस तरह से अमेरिका काबू में रखे और तमाम जो क्वाड के देश हैं वो किस तरह से इसमें सहयोग करें, ये भी देखने वाली बात होगी। इन तमाम मुद्दों को लेकर बैठक में चर्चा होगी और यही वजह है कि बेहद अहम ये बैठक हो जाती है। विकास, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में बलूचिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के नागरिक पाकिस्तान के खिलाफ जमकर प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए विकास भदौरिया की खास रिपोर्ट। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। बलूचिस्तान के समर्थन में यहाँ पर कुछ बलूच यहाँ पर इकट्ठे हैं। हाथ में बैनर है, तालिबान इज पाकिस्तान, पाकिस्तान इज तालिबान। यहाँ पर बलूचिस्तान की कौज के लिए लड़ाई लड़ने वाले कुछ लोगों की तस्वीरें लगी हैं, जिनको पाकिस्तानी फौज ने अपने कब्जे में ले रखा है और फिलहाल मिसिंग बताए जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए नीचे जॉइन अस इन हेल्पिंग फ्री बलूचिस्तान का भी बैनर लगाया हुआ है। और पाकिस्तान की कब्जे में है बलूचिस्तान, ये लोगों का कहना है। ये प्रदर्शन आज क्यों कर रहे हैं? आज इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ पर जो क्वाड की जो मीटिंग चल रही है, जो इस पे जो दुनिया के टॉप लीडरशिप यहाँ पर आए हुए हैं, तो बलूचिस्तान पे जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है, बलूचिस्तान पे जो बलूचों की जेनोसाइड हो रही है, तो इस पे पाकिस्तान के ऊपर सेक्शन लगनी चाहिए और पाकिस्तान को जो है इंसाफ के कटहरे पे ले आना पड़ेगा। लेकिन यहाँ क्वाड की बैठक से आपको कितनी उम्मीद है? मैं पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखता हूँ और वहाँ हमारे जो लोग हैं वो नॉट टेररिस्ट, वो कोई रिलीजियस लोग नहीं हैं, वो एक नॉर्मल सिटीज़न हैं। और वहाँ जो तालिबानाइजेशन या टेररिज्म, रिलीजियस टेररिज्म, वो वहाँ पे इम्पोज किया जाता है। ओवर पीपल इज़ नॉट इन्वॉल्व इन दैट। और हम पाकिस्तान के चूँकि कब्ज़े में हैं,
तो हम दुनिया की लीडरशिप को ये कहना चाहते हैं कि अगर दुनिया ने किरदार अदा न किया तो न सिर्फ साउथ एशिया बल्कि पूरी दुनिया एक नई तबाही की तरफ जाएगी। पीएम मोदी की अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात आज भारतीय समय के मुताबिक रात 8:30 बजे व्हाइट हाउस में मिलेंगे दोनों नेता। तकरीबन घंटे भर तक चलेगी शिखर वार्ता। पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन की मुलाकात में व्यापार, सुरक्षा और आतंकवाद पर होगी बातचीत। तालिबान पर नकेल कसने और जवाबदेही के कई एजेंडे पर जोर रहेगा। अमेरिका बनेगा भारत की अगुवाई वाले इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हिस्सा। पीएम मोदी और राष्ट्रपति बाइडेन के बीच बैठक के बाद औपचारिक ऐलान भी संभव। वॉशिंगटन स्थित व्हाइट हाउस में आज शाम को ही क्वाड शिखर सम्मेलन। ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत और अमेरिका के शासन प्रमुख शामिल होंगे। सूत्रों के मुताबिक चीन और पाकिस्तान को लेकर बातचीत होगी। ड्रोन से लेकर 5G तकनीक में क्वाड के सहयोग से होगी चीन की नाकेबंदी। बाइडेन की अगुवाई में क्वाड नेताओं की पहली रूबरू बैठक में हिंद प्रशांत क्षेत्र में नई तकनीकी साझेदारी मजबूत करने पर होगी चर्चा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और पीएम मोदी की मुलाकात को लेकर वॉशिंगटन में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। व्हाइट हाउस के आसपास बाइक और साइकिल से गश्त लगाते नजर आए पुलिस वाले। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और पीएम मोदी की मुलाकात में दिखी जबरदस्त दोस्ती की झलक। पीएम मोदी ने कोरोना की दूसरी लहर के दौरान मदद के लिए अमेरिका का शुक्रिया अदा किया, तो कमला हैरिस ने भी कोरोना से जंग में भारत की कोशिशों की सराहना की। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने लोकतंत्र पर खतरे का हवाला दिया। उन्होंने भारत और अमेरिका के कंधों पर आई जिम्मेदारी का जिक्र किया। पीएम मोदी ने कमला हैरिस को भारत आने का न्यौता दिया। अमेरिका में प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलियाई पीएम स्कॉट मॉरिसन के साथ द्विपक्षीय बैठक की। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आर्थिक संबंधों को बढ़ाने पर अहम चर्चा की गई। अमेरिका में प्रधानमंत्री मोदी ने 5 बड़ी कंपनियों के सीईओ से भी मुलाकात की। पीएम मोदी ने कहा, कंपनियां पीएलआई योजना का लाभ ले सकती हैं। कंपनियों ने भी भारत में निवेश पर रुचि दिखाई। क्वालकॉम के सीईओ क्रिस्टियानो आमोन ने पीएम मोदी से मुलाकात की। पीएम मोदी ने भारत में व्यापार के अवसरों पर जोर दिया। क्रिस्टियानो ने कहा, भारत में निवेश की बहुत संभावना है। अडोबी के सीईओ शांतनु नारायण भी पीएम मोदी से मिले। दोनों के बीच डिजिटल शिक्षा समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। शांतनु ने कहा, भारत में विस्तार को लेकर पीएम मोदी के विचार जानकर बहुत खुशी हुई। फर्स्ट सोलर के सीईओ मार्क विडमर और पीएम मोदी के बीच भारत में सोलर निर्माण को लेकर बातचीत की गई। विडमर ने जलवायु परिवर्तन पर भारत की पहल की तारीफ की। ब्लैकस्टोन के सीईओ स्टीफन एलन से भी पीएम मोदी की मुलाकात की। बैठक के बाद बोले स्टीफन एलन, भारत में निवेशकों के लिए बहुत ही अनुकूल सरकार है। जनरल एटॉमिक्स के सीईओ विवेक लाल भी पीएम मोदी से मिले। नई तकनीक का उपयोग कर भारत में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को आगे बढ़ाने पर चर्चा की गई। विवेक लाल बोले, ये एक बेहतरीन बैठक थी। प्रधानमंत्री मोदी का कल संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करने का कार्यक्रम। सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की पैरवी करेगा भारत। वाराणसी में गंगा घाट पर पीएम मोदी और अमेरिकी झंडे की तस्वीरों के साथ हुई विशेष आरती। पीएम के सफल अमेरिका दौरे की कामना की गई। और अब महंत नरेंद्र गिरी की मौत से जुड़ी खबरों पर नजर डाल लेते हैं। महंत नरेंद्र गिरी मौत मामले की जांच आज शुरू कर सकती है सीबीआई। 5 सदस्यों की सीबीआई टीम प्रयागराज पहुंची। टीम ने केस की पूरी जानकारी और एफआईआर की कॉपी हासिल की। महंत नरेंद्र गिरी मौत मामले में तीसरे आरोपी संदीप तिवारी को भी 14 दिनों के लिए जेल भेजा। आद्या तिवारी का बेटा है संदीप। महंत नरेंद्र गिरी की मौत से उनके दोनों कुत्ते भी दुखी। ड्राइवर दुर्गेश ओझा के मुताबिक महंत की मौत के बाद से किसी ने दोनों को खाना खाते तक नहीं देखा। उन्हें पूरे आश्रम में ढूंढा जा रहा है। सिद्धू के खिलाफ बयान पर कांग्रेस ने दी कैप्टन अमरिंदर को नसीहत। कहा, बड़े बुजुर्ग बदले की बात नहीं करते। राहुल प्रियंका को अनुभवीन बताने वाले बयान पर फिर से करें विचार। कांग्रेस की नसीहत पर कैप्टन अमरिंदर सिंह बोले, हाँ, राजनीति में गुस्से के लिए कोई जगह नहीं होती, लेकिन क्या कांग्रेस जैसी इतनी पुरानी पार्टी में अपमान और परेशान किए जाने के लिए जगह है?
पंजाब में कैप्टन के करीबियों पर गिरी गाज, मुख्य सचिव विनी महाजन को हटाया गया। कैप्टन की पसंद थी विनी, डीजीपी दिनकर गुप्ता का भी किसी भी वक्त हो सकता है ट्रांसफर। यूपी के महाराजगंज में महंत अवैधनाथ की प्रतिमा का अनावरण आज। सीएम योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे अनावरण। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के बीजेपी मुख्यालय में पीएम मोदी के जीवन पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और अनुराग ठाकुर भी मौजूद रहे। यूपी के संभल में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने योगी के मंच का शुद्धिकरण किया। जनसभा वाले मंच पर गंगाजल छिड़का। 8 से 10 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। मंगलवार को योगी ने कैला देवी में की थी जनसभा। मायावती ने बीजेपी पर निशाना साधा, कहा बीजेपी की डबल इंजन सरकार सिर्फ जुमलेबाजी। यूपी में प्रति व्यक्ति आय न बढ़ने के रिजर्व बैंक के ताजा आंकड़े ही योगी सरकार की पोल खोल रहे हैं। कासगंज में भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर का बड़ा बयान, कहा नरेंद्र गिरी की मौत के पीछे सत्ता के लोगों का हाथ। यूपी की निकम्मी और भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ना बेहद जरूरी। पीएम मोदी का लखनऊ दौरा टला। अब अक्टूबर के पहले हफ्ते में लखनऊ जा सकते हैं पीएम। पहले 28 सितंबर को लखनऊ जाने का कार्यक्रम था। यूपी के पीलीभीत में बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने किसानों के साथ गुरुद्वारे में प्रार्थना की। जनसभा के संबोधन में किसानों के साथ खड़ा रहने की बात की। यूपी के पूर्वांचल में कांग्रेस को बड़ा झटका। पूर्व विधायक और पूर्वांचल के बड़े नेता ललितेश पति त्रिपाठी का प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा। यूपी में अल्पसंख्यक कांग्रेस का आज से संकल्प पत्र वितरण अभियान। पार्टी की 16 सूत्रीय संकल्प पत्र को हर मुस्लिम मोहल्ले तक पहुंचाने की कोशिश। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज कर्नाटक विधानमंडल के सदस्यों को संबोधित करेंगे। लोकतंत्र लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा पर रखेंगे अपने विचार। जम्मू कश्मीर के उरी में एलओसी के करीब सेना ने 3 आतंकियों को मार गिराया। 5 AK-47, 8 पिस्टल और 70 हैंड ग्रेनेड बरामद किए हैं। आतंकियों के पास से पाकिस्तानी करेंसी भी मिली। सीमा पर मारे गए 3 में से एक आतंकी पाकिस्तानी। सेना ने कहा पीओके से भारतीय सीमा में घुसे थे। 4 दिन से चल रहा था ऑपरेशन। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में आतंकियों की भर्ती करने वाले मॉड्यूल का पर्दाफाश। पुलिस ने लश्कर तैयबा के आतंकियों के इस मॉड्यूल के 4 मददगारों को गिरफ्तार किया। पंजाब के तरनतारण से 3 आतंकी गिरफ्तार। पंजाब पुलिस के मुताबिक सही खुफिया सूचना के आधार पर नाकेबंदी कर सीमा पार से आए आतंकियों को पकड़ा गया। विस्फोटक और कई हथियार बरामद। अमेरिका में कोरोना से मारे गए लोगों की याद में एक मेमोरियल बनाया गया है। आपको सीधा वहां लेकर चलते हैं। इन अमेरिका रिमेंबर 6,81,510 6,81,510। ये महज आंकड़ा नहीं है, बल्कि कोरोना महामारी में दुनिया में जो भीषण तबाही मचाई उसका अमेरिका में प्रतिनिधित्व करता है। 6,81,510 लोग अब तक अमेरिका में जान गंवा चुके हैं। कोरोना की वजह से आज भी सबसे ज़्यादा केस अमेरिका में आ रहे हैं। भारत भी इस बीमारी से, इस महामारी से पीड़ित रहा है और उसका दर्द हम और आप महसूस कर सकते हैं। लेकिन अमेरिका में देखिए इस दर्द को किस तरह से बयां किया गया। कोविड मेमोरियल पार्क में, जो कि वॉशिंगटन मेमोरियल पार्क के नीचे आसपास के इलाकों में बनाया गया है, लाखों सफ़ेद झंडियाँ उन लोगों की जिन्होंने जान गंवा दी, उनकी आत्मा को शांति की अपील करती हुई नज़र आती हैं। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ लोग आते हैं और जिन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को खो दिया है, उनकी याद में इन सफ़ेद झंडियों पर, फ्लैग पर, उनके बारे में उन्होंने जो कुछ महसूस किया, उन सब की बातें, यादें यहाँ पर उकेर के जाते हैं। और ऐसे बहुत लोग देश भर से, पूरे अमेरिका से यहाँ पर आते हैं। एक एक कर लोग अपनों की याद में यहाँ सफ़ेद झंडी लगाते चले गए। और अब ये जो इलाका है आप देख रहे हैं कि 3 मील दूर तक ये पूरा इलाका कोविड मेमोरियल पार्क बन गया है। कैमरामैन संजीव कापड़ी के साथ विकास भदौरिया, एबीपी न्यूज, वाशिंगटन डीसी। विकास, पाकिस्तान के तालिबान प्रेम पर हम पहले भी चर्चा करते रहे हैं। किस तरह से सार्क देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक उसकी वजह से रद्द तक करनी पड़ी है। अब एक बार फिर पाकिस्तान पूरी तरह से बेनकाब हो गया है। कमला हैरिस ने साफ तौर पर कह दिया कि आतंकवाद उसकी धरती पर पनप रहा है और ये सबके लिए खतरा है।
जी हाँ, बिल्कुल, और ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अमेरिका की तरफ से भारत के राष्ट्र प्रमुख को कहना, प्रधानमंत्री को ये कहना वन टू वन बातचीत में कि पाकिस्तान कई गुटों को, आतंकी गुटों को समर्थन दे रहा है और ये अमेरिका के संज्ञान में है, लेकिन ये कहीं गुट भारत और अमेरिका को नुकसान ना पहुंचाएं, ये तय करना होगा हमको। ये बिल्कुल स्पष्ट कर लेना चाहिए हमें कि ये गुट जो है भारत और अमेरिका के लिए खतरा ना पैदा करें। जाहिर तौर पर अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को इस बात का अच्छी तरह से एहसास है। जब वो सत्ता में आई, उपराष्ट्रपति का पद संभाला और उन्होंने वस्तु स्थिति ज़मीन पर आकलन किया होगा अपने डिपार्टमेंट का, और डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने उनको बताया होगा कि किस तरह से पाकिस्तान जो तमाम आतंकी संगठन है उनको समर्थन देता रहा है, न केवल ड्रग ट्रैफिकिंग में शामिल है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग में भी शामिल है, और इस तरह से पूरी क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है। और तभी उपराष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने खुद अपनी तरफ से ये बात कही कि हमें पता है, इस बात की जानकारी है कि पाकिस्तान कुछ आतंकी गुटों को समर्थन दे रहा है, उनके ज़रिए वहाँ पर आतंकवाद फैला रहा है और इन पर लगाम लगाना हमारी जिम्मेदारी है और ये हमें भी ना नुकसान ना पहुँचाएं, ये हमारी जिम्मेदारी है। जाहिर तौर पर पाकिस्तान के लिए ये खतरे की घंटी है और पाकिस्तान को अब समझ लेना चाहिए कि उसका जो भेड़िया वाला रूप है वो बहुत ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। उसका ये जो खाल उसने ओढ़ रखी है ये अब बेनकाब हो चुकी है और जो उसका पाकिस्तान का असली सच है वो सामने आ चुका है। बिल्कुल विकास, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे। और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात हुई, सुर एक ही नजर आया, लेकिन ये सुर चुभेगा पाकिस्तान को। क्या प्रतिक्रिया रहती है आगे देखना होगा। अहम खबर आपको बताते हैं, जातिगत जनगणना को लेकर अब केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है, जिसमें साफ कहा गया है कि वो जनगणना में ओबीसी जातियों की गिनती नहीं करवाएगी। क्यों, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। 1951 से देश में चली आ रही जनगणना में बदलाव का मोदी सरकार का कोई प्लान नहीं है। लंबे वक्त से ओबीसी जनगणना को लेकर बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक इस मुद्दे पर आवाजें उठ रही हैं, लेकिन महाराष्ट्र सरकार की एक याचिका के जवाब में केंद्र ने हलफनामा दाखिल किया है। अब केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्रालय ने लिखित जवाब में कहा है कि पिछड़ी जातियों की गणना कर पाना व्यावहारिक नहीं होगा। केंद्र ने कहा कि 2011 में जो सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस किया गया था उसे ओबीसी की गणना नहीं कहा जा सकता। 2011 में हुई इस गणना का उद्देश्य पिछड़ेपन का आकलन था। इसके आधार पर जब जातिगत जनसंख्या का आकलन करने की कोशिश की गई तो पता चला कि लोगों ने लाखों जातियां दर्ज करवाई हैं, जबकि केंद्र और राज्यों की ओबीसी लिस्ट में सिर्फ कुछ हजार जातियां हैं। लोगों ने अपने गोत्र उपजाति को भी दर्ज करवा दिया। इस वजह से जातियों की संख्या का कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। हलफनामे में बताया गया है कि जातियों की स्पेलिंग में इतना कम अंतर है कि पता लगाना मुश्किल है कि कौन ओबीसी है और कौन नहीं। सरकार ने महाराष्ट्र से ही उदाहरण देते हुए बताया कि वहां पोवार ओबीसी है लेकिन पवार नहीं। एक ही गांव या इलाके में लोगों ने अपनी जाति की स्पेलिंग अलग दर्ज करवा दी है। कई जगह सर्वे करने वालों ने अलग अलग स्पेलिंग लिख दी है। ऐसे में इस सर्वे के आधार पर जातिगत आंकड़ा निकालने की कवायद बेकार साबित हुई। 2022 में होने जा रही जनगणना में जातियों की गिनती से मना करते हुए केंद्र ने ये भी कहा कि ये एक नीतिगत विषय है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को इस विषय पर कोई आदेश नहीं देना चाहिए। अगले साल कई राज्यों में विधानसभा चुनाव है, जहां ओबीसी वोटर्स की संख्या काफी ज्यादा है। ऐसे में इस मुद्दे पर वार पलटवार होगा, ये तय दिखाई दे रहा है। पीएम मोदी की अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात आज। भारतीय समय के मुताबिक रात 8:30 बजे व्हाइट हाउस में मिलेंगे दोनों नेता। व्यापार, सुरक्षा, आतंकवाद और तालिबान पर चर्चा। अमेरिका बनेगा भारत की अगुवाई वाले इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हिस्सा। पीएम मोदी और राष्ट्रपति बाइडेन के बीच बैठक के बाद औपचारिक ऐलान संभव। वॉशिंगटन स्थित व्हाइट हाउस में आज शाम को ही क्वाड शिखर सम्मेलन। ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत और अमेरिका के शासन प्रमुख शामिल होंगे। सूत्रों के मुताबिक चीन और पाकिस्तान को लेकर होगी बात। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और पीएम मोदी की मुलाकात को लेकर वॉशिंगटन में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। व्हाइट हाउस के आसपास बाइक और साइकिल से गश्त लगाते दिखे पुलिस वाले।
अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और पीएम मोदी की मुलाकात में दिखी जबरदस्त दोस्ती की झलक। पीएम मोदी ने कोरोना की दूसरी लहर के दौरान मदद के लिए अमेरिका का शुक्रिया अदा किया, तो कमला हैरिस ने कोरोना से जंग में भारत की कोशिशों की सराहना की। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने लोकतंत्र पर खतरे का हवाला दिया। उन्होंने भारत और अमेरिका के कंधों पर आई जिम्मेदारी का जिक्र किया। पीएम मोदी ने कमला हैरिस को भारत आने का न्योता दिया। प्रधानमंत्री मोदी से जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा से मुलाकात। दोनों देशों के बीच आपसी द्विपक्षीय रिश्तों को लेकर बेहतर बनाने के लिए कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। अमेरिका में प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलियाई पीएम स्कॉट मॉरिसन के साथ द्विपक्षीय बैठक की। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आर्थिक संबंधों को बढ़ाने पर अहम चर्चा। अमेरिका में प्रधानमंत्री मोदी ने 5 बड़ी कंपनियों के सीईओ से मुलाकात की। पीएम मोदी ने कहा, कंपनियां पीएलआई योजना का लाभ ले सकती हैं। कंपनियों ने भी भारत में निवेश पर रुचि दिखाई। राष्ट्रीय मेडिकल प्रवेश परीक्षा यानी नीट में लागू नई आरक्षण नीति पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। याचिका में 27% ओबीसी और 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण को दी गई है चुनौती। देश में 2 दिन घटने के बाद कोरोना के नए केस फिर 41,000 के पार। 24 घंटे में 31,923 नए केस मिले, 282 लोगों की मौत। केरल में कोरोना संक्रमण से राहत नहीं। पिछले 24 घंटे में 19,675 नए केस मिले, 142 लोगों की जान गई। देश भर से दर्ज संक्रमण के कुल मामलों का 60% अकेले केरल में। केरल में कोरोना महामारी के बीच 11वीं की परीक्षाएं आज से शुरू होंगी। कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से होगा पालन। सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी के बाद ऑफलाइन मोड में हो रही है परीक्षाएं। कोरोना की संभावित तीसरी लहर पर सुप्रीम कोर्ट ने आगाह किया। कहा, जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग ऐसे बयान ना दें कि तीसरी लहर आने की आशंका नहीं है, इससे लोग लापरवाही बरतने लगेंगे। कोरोना से मौत के लिए मुआवजे पर सुप्रीम कोर्ट ने खुशी जताई। कहा, विपरीत हालात में भारत ने सराहनीय काम किया। लाखों लोगों को मुआवजा देना बड़ी बात। आत्महत्या करने वाले कोरोना पॉजिटिव मरीजों के परिवार को भी मिलेगा मुआवजा। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दी जानकारी। कोर्ट ने कहा, हार्ट अटैक से मरने वाले कोरोना मरीजों के परिवार का भी ध्यान रखें। देश में टीकाकरण को लेकर बड़ी कामयाबी। करीब 62% लोगों को पहली डोज और 21% लोगों को दोनों डोज लगी। जो बाहर निकलने में असमर्थ हैं, उन्हें घर पर ही टीका लगेगा। हफ्ते के आखिरी दिन आज शेयर बाजार बना सकता है नया रिकॉर्ड। पहली बार 60,000 के आंकड़े को छू सकता है सेंसेक्स। कल सेंसेक्स 59,885 पर बंद हुआ था। चलिए अब देश के सबसे बड़े प्रदेश यानी यूपी आपको लेकर चलते हैं, जहां महंत नरेंद्र गिरी की मौत मामले की जांच सीबीआई आज से शुरू कर सकती है। महंत नरेंद्र गिरी मौत मामले की जांच आज शुरू कर सकती है सीबीआई। 5 सदस्यों की सीबीआई टीम प्रयागराज पहुंची। टीम ने केस की पूरी जानकारी और एफआईआर की कॉपी हासिल की। महंत नरेंद्र गिरी मौत मामले में तीसरे आरोपी संदीप तिवारी को भी 14 दिनों के लिए जेल भेजा गया। आद्या तिवारी का बेटा है संदीप। नरेंद्र गिरी के पढ़े लिखे होने का सबसे बड़ा सबूत सामने आया। प्रयागराज के जिस स्कूल में वो पढ़े थे, वहां का रिकॉर्ड प्रिंसिपल ने दिखाया। सीनियर ने बताया, नरेंद्र गिरी हॉकी के खिलाड़ी भी थे। नैनी जेल में बंद आनंद और आद्या तिवारी को मिलेगी कड़ी सुरक्षा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही कोर्ट में पेशी होगी। आनंद गिरी ने जेल में जान को खतरा बताया था। यूपी के महाराजगंज में महंत अवैद्यनाथ की प्रतिमा का अनावरण आज। सीएम योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे अनावरण। यूपी के संभल में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने योगी के मंच का शुद्धिकरण किया। जनसभा वाले मंच पर गंगा जल छिड़का। 8 से 10 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। मंगलवार को योगी ने कैला देवी में की थी जनसभा। यूपी में अल्पसंख्यक कांग्रेस का आज से संकल्प पत्र वितरण अभियान। पार्टी की 16 सूत्रीय संकल्प पत्र को हर मुस्लिम मोहल्ले तक पहुंचाने की कोशिश। 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों के मामले में पूर्व मंत्री सईद उज जमा, पूर्व सांसद कादिर राणा और पूर्व विधायक जमील समेत 9 लोगों के खिलाफ आज आरोप तय करेगी कोर्ट। दंगों में 60 से ज्यादा की मौत हुई थी। मौलाना कलीम सिद्दीकी को 10 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया। जबरन धर्म परिवर्तन कराने के आरोप में यूपी एटीएस ने परसों मेरठ से कलीम सिद्दीकी को गिरफ्तार किया था।
मौलाना कलीम सिद्दीकी की संस्था ग्लोबल पीस सेंटर की तलाशी लेगी। यूपी एटीएस सर्च ऑपरेशन का नोटिस भी जारी किया गया। दिल्ली के शाहीन बाग में है मौलाना की संस्था का कार्यालय। मौलाना कलीम सिद्दीकी के एक ऑडियो से उसके पाकिस्तान कनेक्शन और फंडिंग का खुलासा हुआ। निशाने पर थी ब्राह्मण और क्षत्रिय लड़कियां। पाकिस्तान से कलीम को तकनीकी सपोर्ट भी मिल रहा था। आगे बढ़ते हैं, पंजाब और हरियाणा और जम्मू कश्मीर की अहम खबरें आपको दिखाते हैं। सिद्धू के खिलाफ बयान पर कांग्रेस ने दी कैप्टन अमरिंदर को नसीहत। कहा, बड़े बुजुर्ग बदले की बात नहीं करते। राहुल प्रियंका को अनुभवहीन बताने वाले बयान पर फिर से करें विचार। कांग्रेस की नसीहत पर कैप्टन अमरिंदर सिंह बोले, हां, राजनीति में गुस्से के लिए कोई जगह नहीं होती, लेकिन क्या कांग्रेस जैसी इतनी पुरानी पार्टी में अपमान और परेशान किए जाने के लिए जगह है? हरियाणा में सोनीपत के गन्नौर में स्कूल की छत गिरने से बड़ा हादसा। 25 बच्चे घायल, कुछ की हालत गंभीर, 3 मजदूर भी घायल हुए। स्कूल प्रशासन पर लापरवाही। लाखों की बिरयानी खाने के बाद पाकिस्तानी पुलिस अब सवालों के घेरे में है और सवाल खुद पाकिस्तान के हुक्मरान उठा रहे हैं। क्या है लाखों की इस बिरयानी का सच? देखिए इस रिपोर्ट में। कहां प्रधानमंत्री इमरान खान दुनिया भर में भीख का कटोरा लेकर घूम रहे हैं और कहां उनके ही पुलिस वाले 27 लाख की बिरयानी डकार रहे हैं। पाकिस्तान के समाचार चैनलों में 27 लाख रुपए की बिरयानी की खबर खूब गर्म है, लेकिन 27 लाख रुपए की इस बिरयानी में छिपा है पाकिस्तान की भुखमरी और कंगाली का सच। दरअसल न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम पहले पाकिस्तान से बिना खेले लौटी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को करोड़ों रुपए की चपत लगी और बिना ग्लास तोड़े 12 आने भी भरने पड़ रहे हैं। कंगाली में आटा गीला होने का पाकिस्तान में सिलसिला कुछ यूं शुरू हुआ। 500 पुलिसकर्मी न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों की सुरक्षा में थे। 8 दिनों तक पाकिस्तानी पुलिस भी होटल से खाना मंगवाती रही। पुलिस कर्मियों का बिरयानी बिल करीब 27 लाख रुपए आया। सुरक्षा कर्मियों के 27 लाख रुपए की बिरयानी खाने से पाकिस्तान बौखला गया। पीसीबी के फाइनेंस विभाग ने बिल जमा करने से मना कर दिया है और जांच कमेटी बिठा दी। अब इस 27 लाख रुपए की बिरयानी का असली गणित भी समझिए। 500 पुलिस कर्मियों ने एक दिन में 2 बार बिरयानी ऑर्डर की, मतलब एक दिन में 1000 प्लेट बिरयानी। 8 दिन तक पुलिस सुरक्षा में रही, यानी कुल 8000 प्लेट बिरयानी। 27 लाख रुपए में 8000 प्लेट बिरयानी के हिसाब से एक प्लेट बिरयानी 337 रुपए की पड़ी। मतलब पहले से ही फटी पाकिस्तान की जेब और फट गई। प्रधानमंत्री मोदी और कमला हैरिस की मुलाकात बेहद अहम रही और आज जो बाइडेन के साथ भी पीएम की मुलाकात होगी। आतंकवाद पर मुद्दा उठ सकता है, बात हो सकती है। आइए इस पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं वॉशिंगटन डीसी से विकास भदौरिया, जो लगातार हमें जानकारी दे रहे हैं। विकास, भारत और महाशक्ति के सुर जब सुर मिलाएंगे तो पाकिस्तान को ये बात बहुत चुभेगी और चुभ भी रही होगी। बिल्कुल, और चुभनी भी चाहिए क्योंकि पाकिस्तान की हरकतें हैं ही ऐसी। और देखिए, जो बाइडेन की मुलाकात से पहले प्रधानमंत्री के उसी अमेरिका के उपराष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री को अपने मुंह से बता दिया कि पाकिस्तान में कुछ आतंकी संगठन हैं जो आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं और पाकिस्तान उनको समर्थन दे रहा है। अब राष्ट्रपति के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ज़्यादा मजबूती से इस बात को रख पाएंगे कि इन आतंकी संगठनों पर अब और ज़्यादा कड़ाई से लगाम लगाने की ज़रूरत है और इन पर लगाम लगाने के लिए आपको इसके आका यानी कि पाकिस्तान पर लगाम लगानी होगी। और तमाम जो मदद पाकिस्तान को अमेरिका देता रहा है उसमें काफ़ी पहले से कटौती है। अब बारी है कि उसमें और ज़्यादा कटौती की जाए। तालिबान को पाकिस्तान बहुत ज़्यादा समर्थन ना दे, ये भी करने की ज़रूरत है। और जो पूरा ट्रायो तैयार हो रहा है पाकिस्तान, तालिबान और चीन का, उस पर भी नकेल कसने की कोशिश है। तो क्वाड की बैठक से पहले जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात में ये इसका एजेंडा तैयार हो जाएगा कि क्वाड में किस तरह से पाकिस्तान, उसके आतंकी संगठनों, तालिबान और चीन पर नकेल कसी जाए। जी विकास, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। देखिए, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और मठ बाघंबरी गद्दी के महंत नरेंद्र गिरी की मौत की गुत्थी और उलझती जा रही है। क्या सीबीआई इस केस की हर कड़ी के तार ढूंढ पाएगी? क्या सीबीआई उन हजारों सवालों के जवाब दे पाएगी जो महंत के रहस्यमयी मौत के बाद हर किसी के जहन में उठ रहे हैं?
सबसे पहले जांच से जुड़ी बातें जान लेते हैं। केंद्र ने राज्य सरकार की सीबीआई जांच की सिफारिश मंजूर कर ली है। महंत नरेंद्र गिरी मौत मामले में जांच सीबीआई आज से शुरू कर सकती है। सीबीआई टीम प्रयागराज पहुंच चुकी है। पुलिस ने सुसाइड नोट को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा है। महंत नरेंद्र गिरी को आत्महत्या के लिए उकसाए जाने के आरोप में आनंद गिरी, आध्या तिवारी और संदीप तिवारी को कोर्ट में 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। सीबीआई जांच से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, इसकी उम्मीद हर किसी को है, चाहे वो किसी भी राजनीतिक पार्टी का हो। आजकल तो ऐसे ऐसे कैमरे आ गए हैं कि किसका किसका हाथ लगा, किसका किसका पंजा लगा, ये सब दिखाई देता है। तो ये सीबीआई जांच में सब कुछ पता चल जाएगा। प्रयागराज के नरेंद्र गिरी जी की मौत की जांच सीबीआई से हो। कांग्रेस ने ये जोड़ा था कि उनकी मौत की जांच जहां सीबीआई से हो, मॉनिटरिंग सुप्रीम कोर्ट की डिवीजन बेंच करे। कोई कहता है कि उन्होंने सुसाइड नोट लिखा ही नहीं है, कोई कहता है इतना तो वो लिखते भी नहीं थे, चिट्ठियां लिखवाते थे। अगर उसके बाद इस तरह की चीजें आ रही हैं और जो जो चीजें प्रकाश में आ रही हैं, सार्वजनिक लोक संदर्भ में आ रही हैं, मैं समझता हूं उसके बाद फौरी तौर पर त्वरित। और अयोध्या के वरिष्ठ संत रामविलास वेदांती ने कई बड़े और गंभीर आरोप लगाए हैं। क्या बिल्डर ने नरेंद्र गिरी को धमकाया? वेदांती के सवाल आईजी देंगे जवाब दिया। नरेंद्र गिरी जी ने कोई जमीन थी बगल में जिसको पेट्रोल पंप के लिए बेच दिया है। 8 करोड़ रुपया उन्होंने लिया था, पड़ोस के लोग बता रहे थे। और बार बार वो बिल्डर कह रहा था यदि आप हमको ज़मीन नहीं देंगे तो मैं बुलडोजर से गिरवा दूंगा चार दिवाली को और मैं कब्जा कर लूँगा। हत्या के पीछे क्या कारण है, इसके लिए आईजी से पूछा जाए, जिसका नाम बार बार आनंद गिरी टीवी में ले रहे हैं। केपी सिंह ने हत्या कराया। केपी सिंह सबसे पहले क्यों आए? वहाँ का दरोगा क्यों नहीं आया? वहाँ डीएम क्यों नहीं आया? वहाँ पर एसएसपी क्यों नहीं आया? केपी सिंह सबसे पहले पहुँच गए। रामविलास वेदांती कैमरे के सामने प्रयागराज के आईजी पर सवाल उठा रहे हैं। क्या 8 करोड़ की जमीन की वजह से महंत नरेंद्र गिरी की जान चली गई? आपने रामविलास वेदांती की बात सुनी, अब पूर्व आईजी आरएन सिंह को सुनिए, जो सीधे नरेंद्र गिरी पर ही सवाल उठा रहे हैं। इन्होंने 2006 से ही जमीन बेचना शुरू किया। पहली जमीन इन्होंने बेची महेश नारायण सिंह, जो पहले विधायक थे हंडिया के, उनको बेची। फिर सुरेंद्र मिश्रा एक बिल्डर और भूमाफिया थे, उनको जमीन बेची। और इस 2006 से जो लगातार सिलसिला चलता रहा, तो मठ के अंदर और मठ के बाहर जितनी तमाम ज़मीनें थी, बहुत सारी ज़मीनें को इन्होंने बिक्री की। सबके खिलाफ कार्रवाई, और ईडी को जब से महंत बने तब से सारी ज़मीनों की बिक्री, खरीद पर सबकी जांच करनी चाहिए। मान लीजिए अगर हम निर्वंश हो जाएं, सपोज, तो हमारी प्रॉपर्टी अगर हम किसी को डोनेट नहीं कर रहे हैं तो किसको जानी चाहिए? सरकार में जानी चाहिए। तो वो प्रॉपर्टी तो सरकार की होनी ही चाहिए, वो प्रॉपर्टी तो या हिंदू समाज की होनी चाहिए। आरएन सिंह जो बात बता रहे हैं वो बहुत गंभीर है। आरएन सिंह 2008 में प्रयाग के आईजी जीआरपी थे। पूर्व आईजी का आरोप है कि नरेंद्र गिरी ने मठ की काफी जमीन बेची, चढ़ावे का बंदरबाट किया। सीबीआई के अलावा ईडी की भी जांच होनी चाहिए। बाघंबरी गद्दी को सरकार को अपने हाथों में ले लेना चाहिए। अब जांच का जिम्मा सीबीआई पर है। सीबीआई के रडार पर आनंद गिरी और पुजारी तिवारी की पिता पुत्र की जोड़ी पहले से ही है। अब वेदांती और आरएन सिंह के बयानों के बाद। और ताज़ा जानकारी इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता रणवीर जुड़ गए हैं। रणवीर, ये पूरा मामला लगातार उलझता नजर आ रहा है, अपनों पर सवाल उठ रहे हैं। अब ऐसे में अगर सीबीआई की जांच होती है तो क्या ये पूरा मामला सुलझता इतनी आसानी से नजर आ रहा है? देखिए, इतनी आसानी से नहीं सुलझेगा, लेकिन जो सीबीआई की पहली प्राथमिकता होगी वो ये इन अलग अलग जो चीज़ें सामने निकल कर आई हैं कि दरवाज़ा तोड़ा गया कि दरवाजे को धक्का दिया गया। अगर धक्का दिया गया तो पहले जो सूचना पुलिस ने दी थी वो तोड़ने की बात क्यों कही थी। इसके अलावा इतने भारी शरीर वाले एक संत जिनको गठिया की बीमारी थी, वो हिचक के चलते थे और वो अपने बेड पर टेबल रखते हैं, उसके बाद फांसी लगा लेते हैं। पंखा किसने चला दिया, रस्सी 3 टुकड़ों में क्यों थी, ऐसे तमाम
सवाल हैं जो पहले शुरुआत होगी और उसके बाद जो बड़े मुद्दे हैं जिसमें ज़मीनों को लेकर के किस तरह की डीलिंग हुई, ज़मीन किसने खरीदी, किसने बेची, पेट्रोल पंप का क्या मामला था, तो ऐसे तमाम पहलू हैं जिसको सीबीआई को जांच करना है। और फिलहाल आज संभव है सीबीआई इस मामले में परस्यू करे, केस की शुरुआत करे, एक फॉर्मल एफआईआर दर्ज होगी। एफआईआर दर्ज होने के बाद जो सीबीआई है वो अपनी एक कार्रवाई नए सिरे से शुरू करेगी। और इसको लेकर के कल जो सीबीआई की टीम आई थी वो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के लिए आई थी और जो पुरानी एफआईआर प्रयागराज पुलिस ने दर्ज की थी उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। हालांकि जब से सीबीआई की सिफारिश हुई और अब सीबीआई जांच भी शुरू हो जाएगी आज से, इसके बाद कई पार्टियों में होल्ड लेने की भी जो प्रथा है वो शुरू हो गई है। आगे बढ़ते हैं, इस पर लगातार अपडेट्स आपको देते रहेंगे। पंजाब की बात करते हैं, जहां अगले साल की शुरुआत में चुनाव होने हैं, लेकिन कांग्रेस में जारी तनाव खत्म होता नजर नहीं आ रहा है। कल देर रात तक राहुल गांधी के घर पर बैठक हुई जिसमें पंजाब में नए मंत्रिमंडल पर खास चर्चा हुई है। मैं चरणजीत सिंह चन्नी ईश्वर की सौं चुकदा हाँ। पंजाब के नए मुखिया ने पदभार संभाल लिया है। उनके साथ 2 डिप्टी सीएम भी हैं, लेकिन कैबिनेट कैसी होगी इस पर अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है। दिल्ली में बैठा हाईकमान जानता है कि सिर्फ सीएम चुनने से काम खत्म नहीं होगा, बल्कि कैबिनेट गठन सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसमें विरोध की आवाजें उठने की सबसे ज्यादा आशंका है। राहुल गांधी के घर पर कल देर रात तक बैठक चली। बैठक रात 10 बजे शुरू हुई और रात 2 बजे खत्म हुई। इस हाई लेवल मीटिंग में राहुल गांधी के अलावा प्रियंका गांधी, हरीश रावत, केसी वेणुगोपाल और पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी मौजूद थे। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी खास तौर पर कैबिनेट गठन पर चर्चा के लिए दिल्ली बुलाए गए हैं। ये मीटिंग उस वक्त हो रही है जब कैप्टन अमरिंदर सिंह लगातार पार्टी हाईकमान और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिद्धू पर हमलावर हैं। हाईकमान जानता है कि अमरिंदर सिंह पर सवाल उठाने से गलत संदेश जा सकता है, इसलिए राहुल प्रियंका को अनुभवहीन बताने वाले बयान पर पार्टी ने सधी हुई प्रतिक्रिया दी है कि वो शायद मेरे पिताजी की उम्र के होंगे। बुजुर्गों को गुस्सा आता है और बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो कई बार गुस्से और क्रोध में बहुत सारी बातें कह देते हैं। हम आशा करते हैं कि वो अपनी कही हुई बातों पर अपनी ही समझदारी दिखाते हुए जरूर पुनर्विचार करेंगे, क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी के एक मजबूत योद्धा रहे। उनको कांग्रेस पार्टी ने 9 साल 9 महीने मुख्यमंत्री बनाया है। कांग्रेस भले ही अमरिंदर सिंह पर कुछ बोलने से बच रही हो, उनसे बयान वापसी की उम्मीद जता रही हो, लेकिन विपक्षी पार्टियों को तो मुद्दा मिल ही गया। मैं फौजियां ते फौजियां वाले काम करांगा ते इस करके मैं कहा भी हुण वो पिछे तो हटणगे नहीं। तो इस करके मैं समझदा सर नवजोत सिंह सिद्धू नूं भी जिवें कहने जो कड्डे बीजे फिर हुण चुगने ही पैने। उन्होंने किहड़े छेड़खानी कर तो घट रखी थी कैप्टन साहब नाल। 5 महीने में पंजाब में चुनाव हैं। इन चुनाव में कांग्रेस के लिए कैप्टन के बयान सिरदर्द साबित हो सकते हैं और साथ ही विपक्षी पार्टियों को भी कांग्रेस की इस आपसी लड़ाई से मुद्दा मिल गया है, जिसे सुलझाना कांग्रेस के लिए बहुत जरूरी है। साथ ही कैबिनेट का गठन भी करना है, जिसके बाद ही असली तस्वीर साफ होगी। और देखिए आज के कार्टून में क्या है खास जानने के लिए सीधा चलते हैं इरफान जी के पास। इरफान जी, जो मैं देख पा रहा हूँ इस पे सिद्धू एक जगह है और चारों ओर केवल कैप्टन ही कैप्टन क्यों नजर आ रहे हैं? जी हाँ, कैप्टन अमरिंदर सिंह अब खुलकर खेल रहे हैं। अब वो सिर्फ सिद्धू पर ही नहीं बल्कि सिद्धू के बहाने कांग्रेस को भी अपना निशाना बना रहे हैं। अब देखना ये है कि अमरिंदर सिंह की ये पारी अब उनको जीत दिलाएगी या नहीं। बहुत अहम बात आप कह रहे हैं। और जिस तरह से अब कैप्टन खुलकर सामने आ गए उसके बाद कांग्रेस पार्टी में भी वाद विवाद शुरू हो गया है और सभी तरफ से बयानबाजी शुरू हो गई है। इरफान जी, अगले हफ्ते क्या रहने वाला है मास्टर क्लास का खास? जी हाँ, इस बार मैंने आपको मास्टर क्लास में कुछ नई जानकारियाँ दी थी। अगली बार भी आपको बहुत बारीक बारीक टिप्स हम दिखाएंगे। एबीपी न्यूज़ ने ये खास व्यवस्था की है कि आपको हम कार्टून दिखाने के साथ साथ कार्टून बनाना भी सिखाएं। तो आप मेरे साथ में जुड़े रहिए और देखते रहिए नमस्ते भारत।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।